प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर निकला है सेट 1 का आज मैं फुल सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं। और कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखिएगा और मेरे ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छे से लिखिए और अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। और देखिए, अभी आप लोगों के पास में वक्त है, एक दिन का टाइम है आप लोगों के पास में। तो अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। काफ़ी सारे आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे, तो आप लोग बस अभी रिवीजन कर लीजिए और जो याद नहीं है उसको आप लोग याद करके रख लीजिए। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयोगिता का गणवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्शल के द्वारा ही दृष्टिकोण जो है ना, गणवाचक दृष्टिकोण, उसको मतलब मार्शल के द्वारा ही गणवाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी याद करके रख लीजिए। दूसरा नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए कि किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घ काल में जितने सारे उत्पादन होते हैं सब परिवर्तनशील होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दीर्घ काल के जो समय अवधि में कितने सारे उत्पादन जो होते हैं ना, सब जो है ना परिवर्तनशील रहते हैं। आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अगला जो है ना कि उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र किसमें होता है? तो उदासीनता वक्र जो होता है ना, मूल बिंदु की ओर जो है उन्नोदर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मूल बिंदु की ओर उन्नोदोत्तर होता है। आप लोग याद करके रख लीजिए। अगला जो है ना कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे याद रखिएगा, स्थापना मतलब जो है ना, स्थापनापन वस्तु कहेंगे उसे। याद रखिएगा, ठीक है। 4 का सी बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर 5 नंबर का जो प्रश्न है कि उत्पत्ति का साधन है, तो उत्पत्ति का कौन वाला साधन हो सकता है? पहला में भूमि दिया हुआ है, दूसरा में श्रम दिया हुआ है, तीसरा में पूंजी दिया हुआ है और यहाँ पर डी ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हुआ है। तो देखिए, उत्पत्ति का जो साधन है ना, इनमें से सब बिल्कुल राइट आंसर होगा, सब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना 6 नंबर का कि एम आर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एम आर को प्रदर्शित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ जो आप लोग अगला प्रश्न और देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए काफी सारा पॉइंट है ना, तो कौन जो है ना एकाधिकार का विशेषता नहीं बतलाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो पहला पॉइंट है ना कि एक क्रेता और अनेक विक्रेता, ये जो है एकाधिकार का विशेषता नहीं है। बाकी हर चीज यहाँ पर है, आप लोग याद रखिएगा। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा? तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिए 8 नंबर का जो प्रश्न है ना कि मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ से देखिए काफी सारा प्रश्न जो है ना कल आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग इस चीज को याद रखिए। अगला प्रश्न नोट करिए कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है ना, इनमें से सब होता है। तो इनमें से सब मतलब साधनों का आवंटन होता है, आर्थिक विकास होता है, साधनों का कुशलतम उपयोग भी होता है। इसीलिए इनमें से सब जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा जो होता है ना, वस्तु की कीमत निर्धारण होता है, साधन का कीमत निर्धारण होता है और आर्थिक कल्याण भी होता है। मतलब इनमें से सब इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्ति बेलोजदार होती है। तो पूर्ति जो है ना बेलोजदार होती है। तो देखिए अति अल्पकाल में बेरोजगार होती है पूर्ति। याद रखिएगा, ठीक है, पहला ही पॉइंट सही होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। यहाँ पर काफी सारा पॉइंट जो है ना, तो उत्पत्ति का साधन कौन वाला नहीं होगा। तो देख लीजिए, यहाँ जो मुद्रा है ना, ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए भूमि इसका राइट आंसर होगा, श्रम भी सही होगा और पूंजी भी सही होगा। लेकिन 12 नंबर का जो आंसर होगा ना, यहाँ पर साधन नहीं दिया हुआ है। तो मुद्रा जो है ना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन 12 का सही होगा। अगला देख लीजिए
आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए माइक्रोज जो है ना वे ग्रीक भाषा से संबंध है, मतलब माइक्रोज का जो उत्पन्न हुआ है ना ग्रीक भाषा से हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक समस्या किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है ना किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तो याद रखिएगा उपयोगिता की यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट जो है आप लोग देख रहे हैं ना सब यहाँ पर सही है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्ति परक भी होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षित भी होती है, मतलब इनमें से डी ऑप्शन जो है ना सब इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है कि उपयोगिता को मापा जाता है, तो उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है, पहला पॉइंट इसका सही होगा। निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है? गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है, तो देखिए गोसेन का दूसरा नियम होता है मतलब यहाँ पर देखिए समसीमांत उपयोगिता नियम, जो यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसका सही जवाब है समसीमांत उपयोगिता नियम, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना 18 नंबर का, ये भी देख लीजिए कि जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। देखिए कीमत मांग भी होगा, आय मांग भी होगा और तिरछी मांग भी होगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर होगा इसका टोटल सभी होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर पॉइंट जो है सब इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका टोटल बिल्कुल सभी है। अगला यहाँ पर आप लोग देखिए कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन फलन में उत्पादन शब्द जो है किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का जो है ना फलन होता है, इसका बी पॉइंट बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो याद रखिएगा सामान्य लाभ जो है इसे भी सम्मिलित किया जाता है, व्यक्ति लागतें इसे भी सम्मिलित किया जाता है उसमें, और यहाँ पर देखिए अव्यक्त लागतें इसे भी शामिल किया जाता है, मतलब इसका डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ना टोटल तीनों पॉइंट इसका सही होगा, इनमें से सब इसका सही जवाब है। अगला देख लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ना पहला पॉइंट आय एवं रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए व्यापार चक्र का सिद्धांत भी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए इनमें से सब इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो पूंजी निर्माण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि प्रवाह के अंतर्गत में कौन शामिल होता है? यहाँ काफ़ी सारा पॉइंट दिया हुआ है ना, तो देखिए प्रवाह के अंतर्गत में कौन शामिल होता है? तो उपभोग शामिल होता है, आय शामिल होता है, निवेश शामिल होता है, इनमें से सब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित क्या होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कृषि आता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि NNP MP निम्न में से किसके बराबर हैं? तो याद रखिएगा यहाँ जो पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना GNP MP और यहाँ पर घिसावट के बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर किताब खरीदे हैं ना तो उसमें जितना सारा ऐसा प्रश्न है आप लोग बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न तो आएगा ही फाइनल एग्जाम में, एक प्रश्न ऐसा पूछेगा ही, आप लोग बिल्कुल भी इस बात को नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए लगान भी शामिल होता है, मजदूरी वेतन भी शामिल होता है, ब्याज भी शामिल होता है और उसका जो लाभ होता है प्रॉफिट वो भी शामिल होता है। बिल्कुल आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, आप लोग याद करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न है ना 27 नंबर का, इसे भी देख लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? एक अर्थव्यवस्था में आखिर कौन ऐसा क्षेत्र है जो शामिल होता है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र आएगा, द्वितीयक क्षेत्र भी आएगा, तृतीयक क्षेत्र भी आएगा, मतलब इनमें से सब इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न नोट करिए कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ जो सी ऑप्शन देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर देखिए
पहला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों जो है ना इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल 28 का सी इसका आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ है। तो देखिए आरबीआई का मतलब क्या होता है, आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस साल में हुआ है, तो याद रखिएगा 1949 में हुआ था, ठीक है। और सबसे पुराना बैंक अगर कहा जाए ना तो यही वाला होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ना कि एडी बराबर एएस इसका राइट आंसर होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न है ना कि किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। देखिए किन्स जो है एक लेखक, एक कवि, एक याद रखिएगा लेखक कवि का नाम है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में न्यून मांग जो होता है तो आखिर उन्होंने उसे किस नाम से पुकारा है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा अपूर्ण रोजगार संतुलन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला देख लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ना वो व्यापारिक बैंक है, याद रखिएगा जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं ना उसे पैसा देता है, याद रखिएगा, ठीक है, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात में क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जब घटता है ना तब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घट जाता है। तो पहला पॉइंट इसका सही आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि किस वर्ष में भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो याद रखिएगा 1969 इसका राइट आंसर होगा, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का जो नियम है ना, नियमन आखिर कौन करता है। तो आंसर याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आरबीआई बैंक, ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। तो प्राथमिक घाटे को आखिर किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो सी ऑप्शन है ना यहाँ पर कि राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, तो इसके द्वारा जो है वहाँ पर कितना खर्चा होता है कितना नहीं होता है तो इसी के जरिए वहाँ पर पता लगाया जाता है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना 37 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए यहाँ जो 37 नंबर का प्रश्न है ना यह होमवर्क है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से असंतुलित बजट है, तो असंतुलित बजट कौन वाला होगा। तो देख लीजिए ए और यहाँ पर बी ऑप्शन जो देख रहे हैं ना दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है ना उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है आप लोग नोट कर लीजिए कि भुगतान शेष के अंतर्गत में निम्नलिखित में कौन सी मंदे शामिल होती है। तो देखिए दृश्य मंदे शामिल होती है, अदृश्य मंदे शामिल होती है, पूंजी अंतरण यहाँ पर शामिल होता है, मतलब पूंजी अंतरण। तो तीनों पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं ना इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद करके रखिएगा। और इसके देखिए काफ़ी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं तो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा, आप लोग वेट करिए। और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए।